सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मछली बाज़ार का अगर आप चक्कर लगाना चाहें और वक्त की ज़रा कमी हो तो कौमी असम्बली का इजलास टीवी पर लगाकर देखा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कौमी असम्बली का इजलास यकीन जानिए मछली बाज़ार का ही मंजर पेश कर रहा होता है। मुल्क में मसाइल बहुत हैं, हल कोई एक भी नहीं मौजूद। अफसोस के साथ कहूँगी हुकूमत रिपोर्ट्स करने में संजीदा नज़र आती है, अपोजिशन एहतजाज या फिर तनकीद बराए तनकीद की पॉलिसी पर अमल पैरा दिखाई देती है। मसाइल हल कौन करेगा, यह है बड़ा सवाल। पानी का मसला, बिजली का मसला, कराची में कचरे का मसला, महंगाई का मसला, सेहत का मसला, कोरोना का मसला, मकबूजा कश्मीर का मसला। लेकिन इन तमाम मसाइल से बेनियाज होकर हुकूमत और अपोजिशन अपने मसाइल में उलझी दिखाई देती है। असम्बली में आवाम के मसाइल, मुल्क के हालात पर बात होने की बजाय रेहाम खान की किताब इलेक्टेड सिलेक्टेड की बहस जारी है। और आपको भी मेरी तरह अफसोस ही होता होगा सब कुछ देखकर। और ये रवैया बता रहा है कि तवज्जो किस जानिब है। ऑपोजिशन चाहती है हुकूमत जल्द अज जल्द घर चली जाए, इसके लिए अब आने पर भी गौर किया जा रहा है और हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई एहतजाजी तहरीक भी देखी जाए। इसके साथ साथ अपोजिशन ये भी दावा कर रही है कि हुकूमत के इत्तेहादी अब उसका साथ छोड़ने वाले हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत ये कहती है कि मुल्क भी सही समत पर है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, बल्कि अगली हुकूमत भी बल्ले वालों की होगी, तहरीक इंसाफ की होगी। ड्राइंग रूम की सियासत से बाहर निकलें तो मुल्क का तकरीबन हर तबका आपको एहतजाज करता दिखाई देगा। यह एहतजाज कभी विफाक के ख़िलाफ़ होता है, कभी सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ होता है, और इनमें जो सबसे अहम तबका है वो डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ है, जो कि कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट लाइनर्स हैं। हम इनको फ्रंट लाइनर सोल्जर्स कहते हैं। सिंध में एक बार फिर डॉक्टर्स एहतजाज के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? दूसरी जानिब अपोजिशन का ये दावा कितना सच्चा है कि हुकूमत के इत्तेहादी उसका साथ छोड़ रहे हैं, और हुकूमत की तरजीहात इस वक्त आखिर हैं क्या? इस तमाम पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मैंने जिन मेहमानों को दावत दी है उनका तारुफ करवा देती हूँ। तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं फिरदौस साहब, अपोजिशन लीडर है सिंध असम्बली के। नकवी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करेंगे फैसल करीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया फैसल साहब ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के MP हैं मौलाना मोहम्मद गयासुद्दीन साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए गयासुद्दीन साहब। और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नायब सदर हैं डॉक्टर महबूब नौरानी साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आऊँगी जी गयासुद्दीन साहब आपकी तरफ। मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब को शदीद नापसंद करती है, बात हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। क्या क्या कहते हैं जी खान साहब को? झूठा, चोर, डाकू, लुटेरा, न जाने क्या क्या कुछ कहती है आपकी पार्टी। लेकिन गयासुद्दीन साहब आपका कहना है कि इमरान खान साहब एक ईमानदार इंसान है, और उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात पर जो नून लीग ने आपको शोकोस नोटिस भी दिया है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी पार्टी तो इमरान खान साहब को इतनी गालियाँ देती थकती नहीं है, आपको वो ईमानदार कैसे लगते हैं? साथ ये भी बता दीजिएगा जो आपको शोकोस नोटिस मिला है इसका आपने जवाब दे दिया? अगर दिया तो क्या जवाब दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरमा मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी राय जो है उसका इजहार करने का मौका अता फरमाया है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क की जमातें जो हैं ये एक दूसरे को नापसंद करती हैं, और वो कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे ये किसी लिहाज से भी पसंद नहीं करती। हालांकि दोनों जो हैं ये पाकिस्तान की पार्टियां हैं, ये पाकिस्तान है हमारा। अगर कोई अच्छा काम करे तो उनकी हमायत करनी चाहिए, अगर बुरा है तो उस पर तनकीद करें, बल्कि सिर्फ तनकीद उनको जलील करने के लिए नहीं करनी चाहिए, तामीरी तनकीद करनी चाहिए जो इस्लाम के अंदर है। यहाँ तामीरी तनकीद नहीं करते, अच्छा काम भी हो तो उसे भी जलील करते हैं। जैसे आपने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हमारी पार्टी जो है वो जो है अच्छा नहीं समझती, मैं इस चीज़ का कायल नहीं कि अगर इमरान खान साहब ने एक जो है हल्फ लिया है तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लिया है, तो अब चाहिए ये कि अगर वो अच्छा काम करते हैं
तो उनकी तारीफ करें। अगर कोई देखते हैं इनके इल्म के काम अच्छा नहीं तो तावन करके आगे बढ़े, मुल्क की तामीर करनी है। देखो मुल्क किस नहज पर पहुंच चुका है, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गुर्बत जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है, हर तरफ जो है वो नफ्सा नफ्सी का बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा गियासुद्दीन साहब, आपकी बात मैं काट रही हूँ, आपने कहा कि जी जो अच्छा काम करे इमरान खान साहब उसकी तारीफ करनी चाहिए। बात आप अपनी पार्टी को समझा चुके हैं, आप समझाते रहते हैं इसी अंदाज में, साथ ही साथ आपकी नजर में इमरान खान साहब ने जो अच्छे काम किए जरा गिनवाइएगा। अच्छा देखो जी, अच्छे काम जो हैं, देखो पहले नंबर पे तो उन्होंने हमारे मुल्क की जो साख बनाई है, जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक खुददाराना अंदाज से जो मुल्क की खुददारी होती है वहां पर उन्होंने खिताब फरमाया है, और इससे हमारे मुल्क का जो है वो नाम रोशन हुआ था। पहले जो थे चापलूसी किया करते थे, मैं ये समझता हूँ कि ये उनके अंदर की मजबूती है जी, और हमारे मुल्क की बाहर के मुल्कों में साख बनी है। अब हमें इत्तेहाद करना चाहिए कि हमें आपने कहा पहले वाले चापलूसी करते थे, वो पहले वाले आप जरा वाज़ेह कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, पहले तो आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारी जो आदत रही है, हम यूरोप के हमेशा नीचे लगे रहे हैं। हमारी से मुराद आपकी क्या है, आप किसकी बात कर? जी जी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ जी, एक का तयन क्या करना है, तयन करने से तो ठीक नहीं होता भी, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी, तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि आप उनकी मुझे अच्छे काम गिनवाने थे खान साहब के। मुझे शोकाज नोटिस जो दिया गया है, मैंने इमरान साहब से मुलाकात की है तो वो अपने इलाकाई मसाइल के हिसाब से, और वजीर आला से की है तो अपने इलाकाई मसाइल के हिसाब से जो बात की है, तो ये नहीं कि मैंने पार्टी की वायलेशन किया। पार्टी की वायलेशन तो तब होती कि मैं वोट जो है पार्टी के अपने खिलाफ देता, वो फाइनेंस के बिल के अंदर वोट देता, या वजीर आला को वोट देता, या जमात दूसरी ज्वाइन करता। ये नहीं हुआ। मुलाकात करने से क्या है, इस्लाम के अंदर मौजूद है, सलाम वाते मुत्ताम, सलाम फैलाओ और खाना खिलाओ, एक दूसरे से सलाम लेने से। यही हमारी बदकिस्मती है कि हम एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन जो है। अच्छा गियासुद्दीन साहब, आपकी बात से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि आपके नजदीक इमरान खान साहब एक अच्छे और एक संजीदा और एक मुखलिस हुक्मरान है? नहीं, वो अपने लिहाज से, अपनी जात के लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो मुखलिस हैं। अभी तक उनकी कोई खराबी, वो जो मुल्क को नुकसान देने वाली या लूटने वाली है, वो नहीं आई। मैं उनके साथियों की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके साथी किस तरह से हैं। वो MNA हजरात जानते होंगे या खुद। मैंने साथियों के बारे में तो सवाल भी नहीं ना किया गियासुद्दीन साहब, मैं सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी वाले इमरान खान साहब को बड़ा बुरा भला कहते हैं। अभी जो बुरा भला कहते हैं ना, ये ठीक नहीं है। अब करना चाहिए कि क्या उन्होंने किया है, कोई लूटा है, वो इस तरह से आया है, ये नहीं हुआ अभी। जिस तरह से जो लोग जो है पैसे बनाते हैं, बाहर ले जाते हैं, ये किया है। यानी गियासुद्दीन साहब, आप ये भी कहना चाह रहे हैं दबे अल्फाज में कि उन्होंने किसी को नहीं लूटा, मुल्क को नहीं लूटा, ईमानदार है, मुखलिस हैं। जब आप कह रहे हैं कि जाती हैसियत में बात करो, यानी बाकियों ने लूटे, आप ये बात मान रहे हैं? नहीं है, मैं बाकियों की मैं बात नहीं कर रहा। देखो आ रहा है ना सामने, ये नैब के अंदर आता है, मुझे क्या पता है कि इन्होंने जायदादें बाहर बनाई हैं। आपने जर्नल बात की है, ठीक है ठीक है ठीक है। चले, इससे पहले कि मैं डॉक्टर महबूब की तरफ जाऊं, आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी। आपने इमरान खान साहब की तारीफ की, उस्मान बुज़दार साहब भी आपको इतने ईमानदार शख्स लगे, इतने मुखलिस शख्स लगे? नहीं, ईमान अभी तक तो मुझे भी उनकी कोई ऐसी कोई खराबी नजर नहीं आई कि जो मैं बयान कर सकूं, और ना मुझे इस तनकीद से देखना ही चाहिए कि, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि हर आदमी को अपने आप को रिंदे खराबे हाल को जाहिद ना छेड़ तू, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ। वैसे वो देहातों के साथ। चलिए, शोकस नोटिस के हवाले से मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं बाकी मेहमानों को जरा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। गियासुद्दीन साहब, डॉक्टर महबूब साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप हुकूमत से शिकायत हैं कुछ, मैं चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से आप वो शिकायत जो हैं वो शेयर करें कि क्या शिकायत है सिंध हुकूमत से डॉक्टर्स को। शुक्रिया आप लोगों ने हमें टाइम दिया। मेरा नाम डॉक्टर महबूब अली है, मैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी सिंध हूँ, और जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो हमारा सिंध में जो बना है उसको मैं लीड कर रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट से जो कुछ रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी से हमारी जूम पे मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमें माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट किया। तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को अप्रिशिएट किया,
उसे उन्होंने कहा था कि जो तमाम जो सिंध में जो डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर, जो नर्सेज, पैरामेडिकल काम कर रहे हैं, आप उनको हेल्थ रिस्क अलाउंस जारी करें। जो आज जो समरी जो जारी की गई है जो फिनांस डिपार्टमेंट से, वो एक गलत लेटर जारी किया है, जिसमें जो कहा गया था हमारे जो नासिर हुसैन शाह और सईद गनी से जो हमारे मुज़ाकरात हुए थे जो 22 जून को, उन्होंने यही कहा था कि आपको मार्च या अप्रैल से आपको रिस्क अलाउंस पूरे सिंध के तमाम हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, जो आज उन्होंने जुलाई से जारी किए हैं। इस चीज़ को हम रद्द करते हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हेल्थ ऑफिसर्स और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स को वो एक स्टेटमेंट जारी करे, या नासिर हुसैन शाह या सईद गनी इस चीज़ में इंटरेस्ट ले, क्योंकि जो हमारे जो पाकिस्तान के जो तमाम हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। हमारे जो डॉक्टर जो पंजाब में काम कर रहे हैं, KPK में काम कर रहे हैं, वो वहाँ मायूस हो चुके हैं, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, सिर्फ आप उनको सलाम दे रहे हैं, सलामों से कोई पेट भरने वाला नहीं है। आप एक जगह एक डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, रिस्क में काम कर रहे हैं, आप उनको रिस्क अलाउंस दें। और दूसरी बात ये कि जो दिन दिहाड़े रोज़ मसले होते जा रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, सिंध में भी हो रहे हैं और KPK में भी हो रहे हैं, और जो कश्मीर में जो हमारे भाई के जो डॉक्टर आज़ाद कश्मीर जो काम, उन्होंने हमारे रिस्क अलाउंस और अपनी PPs की बात की, उनको अरेस्ट किया गया, उनको मारा गया है। क्या यही हम जमहूरियत है? क्या यही जमहूरियत कहा जाता है जिसमें डॉक्टरों को इस आप हिफाजती किट के जाने के बजाय आप उनको अंदर कर रहे हैं? और आपको ये चाहिए कि आप उनको अप्रिशिएट करें। ये अगर खुदा न खास्ता अगर ये लोग मायूस हो गए, मुल्क में डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स का बहरान आ जाएगा, यहाँ सब लोग बाहर चले जाएंगे। आप उनको ना PPs दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पूरे मुल्क में एक फेडरल लेवल पे आप सिक्योरिटी बिल पास कर दें। क्या चाहिए आपको और क्या कर सकते हैं आप? बिल तो पास कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन ब दिन सिक्योरिटी के जो डॉक्टर्स जो तशद्दुद और नर्सेज पर तशद्दुद और पैरामेडिकल तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। आप लोग हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, उसको हम क्या समझें? हुकूमत इसमें तो बिल्कुल नाअहल गई है। सिंध गवर्नमेंट के जो हाईली अथॉरिटी वो चाहते हैं कि मसले हल हों, जो नीचे के लोग बैठे हैं वो मसले हल नहीं करना चाहते। हम क्या करें बताएं? आप क्या रोडों पे रोज आए, प्रोटेस्ट करें? हमने आपको मारा। चलिए पूछने की कोशिश करते हैं। नकवी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनकी तरफ मैं जाती हूँ। सिंध गवर्नमेंट से हमने राब्ता करने की कोशिश की। मैं जरा नकवी साहब आपके पास आने से पहले बता दूं नाजरीन को कि फैसल करीम घुंडी साहब ने कमिट किया था हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने आना था, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह करना था, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरे प्रोड्यूसर साहब रजा बार बार उनको कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। इस रवैये पर भी चले मुझे मौका मिला आज के, मुझे कहने का मौका मिल रहा है। नकवी साहब पहली बार नहीं हुआ, अक्सर हम देखते हैं, मैं इनका नाम तो मैंने ले लिया ना फैसल करीम घुंडी साहब का, मैं डरती तो नहीं हूँ किसी से। ये अक्सर सियासतदान कमिट करके नहीं आते हैं। इस बात को अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, यानी किसी के वक्त की अहमियत का आपको एहसास नहीं है। यही कुछ मुल्क के साथ होता रहा, क्यों कमिट करके नहीं आते? मैं आपको भी देख रही थी, आपकी मैं कोई तारीफ नहीं करी बिला वजह, आपको मैं देख रही थी। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल था, लेकिन आपने कमिट किया, प्रोग्राम में आए। सियासतदानों के रवैये पर जरा प्लीज कुछ कहिएगा पहले, फिर मैं आपसे सवाल पूछती। मैंने बड़ी मेरिट पे आपकी तारीफ की है कि आप आते हैं कमिट करके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ सियासत का मंबा ये है कि जो भी वादे किए जाएं सोच समझ के किए जाएं और फिर वादे को निभाने की कोशिश पूरी की जाए। अगर उसके बावजूद कोई मजबूरी हो जाए, और मैं ये सिर्फ TV प्रोग्राम के हवाले से नहीं कह रहा जी, मैं TV प्रोग्राम के हवाले से नहीं कह रहा, मैं आम मैनिफेस्टो के वादे से भी कह रहा हूँ जी। मैं यही कह रहा हूँ कि जो शख्स अपने वादे पे पूरा नहीं उतरता वो किसी चीज़ पे पूरा नहीं उतरेगा। जो गयासुद्दीन साहब कह रहे थे वो भी दुरुस्त है कि इंसान को जब किसी पे तनकीद करनी हो तो मिसाल दे के तनकीद करे कि मैं इस वजह से उसको ये कह रहा हूँ। जैसे ये सेलेक्टेड कहते हैं, तो उसी इलेक्शन में खुद जब जीत के आते हैं तो खुद इलेक्टेड है, उसी इलेक्शन से दूसरा आदमी आए तो सेलेक्टेड है, तो आर्गुमेंट यूजलेस। बिल्कुल देखिए, समझ से जब ये कहते हैं कि जी ये वादा नहीं पूरा किया, तो पहले वो वादे गिनाए जो कि उन्हें पूरे किए। याद है आपके ही प्रोग्राम में तैमूर तालपुर से आपने पूछे थे 10 बड़ी चीजें बता दो जो सिंध में हुई, वो तीसरी के बाद और तीसरी में क्या थी? सिंध असेंबली का हमने वर्चुअल इजलास कराया, वर्चुअल इजलास कराया। अगर ये अवाम की खिदमत है 12 साल वाली हुकूमत की,
तो मेरे ख्याल से सिंध की आवाम को बड़ा। चले नकवी साहब, मुझे उन्हीं की बात से मैं आगे बढ़ाती हूँ। तैमूर साहब को आपने याद किया, तालपुर साहब को, कि प्रोग्राम में आप भी थे, वो भी थे, पिछले हफ्ते की बात है, तो वो बड़ा क्रेडिट ले रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस की तो दाद देना नकवी साहब, कि उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से, अब क्या बोलोगे, झूठ बोला, क्या बोला, इज्जत रखने की कोशिश की सिंध हुकूमत की। उन्होंने कहा कि जी हमारी अचीवमेंट्स जो 12 साल की हैं उनमें नंबर 1 पे उन्होंने कहा हेल्थ है, नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि शायद एजुकेशन है, 3 पे शायद आई थिंक IT बोला, तो उन्होंने कहा कि नंबर 1 पे हेल्थ है। अब आज के प्रोग्राम में देख लें कि हेल्थ से रिलेटेड ये अभी डॉक्टर महबूब नूरानी साहब बैठे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं। नंबर 1 अचीवमेंट आप मुझे बताएं। अब मैं तो कहते तालपुर साहब को जरा कॉल मिला लें, रजा उनसे जरा मैं पूछूं कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप पिछले मेरे प्रोग्राम में कहते कि हेल्थ में हमने नंबर 1 बना दिया सूबा सिंध को, तो डॉक्टर साहब क्यों बैठे हमारे प्रोग्राम में? अब जरा नकवी साहब बाकी मेरे ख्याल से जुमले कंप्लीट आप कर दें कि डॉक्टर साहब की शिकायत बजा है। मैं समझता हूँ कि देखिए, पहली चीज़, मेरे ये छोटे भाइयों की तरह हैं, इनको पहले अपने अहद के साथ वफा करना चाहिए। इनका अहद ये है कि इन्होंने हर बीमार शख्स की खिदमत करके उसको सेहतमंद करने की कोशिश करनी है, उसमें कहीं मुआवजे का जिक्र नहीं। ऐसा ही है। हर आदमी के साथ पेट बंधा हुआ है, अपना मुआवजा डिमांड करना इनका हक बनता है, लेकिन उस पे ये नहीं कर सकते कि अपनी सर्विस ये बंद कर दें। ये जब करेंगे तो ये अपने अहद से भी गद्दारी करेंगे और मेरे ख्याल से अवाम के साथ जुल्म करेंगे। इनको राइट टू अपनी राइट्स को डिमांड करने का हक है, उसके लिए कैंपेन करने का हक है, लोगों से मिलने का हक है, अखबारात और आप जैसे प्रोग्रामों में आने का हक है, अपने मसाइल बयान करने का हक है। लेकिन जिस बात का हक नहीं है कि वो इमरजेंसी बंद कर दी जाए, वो वार्ड्स में से वॉकआउट कर जाएं, इमरजेंसी छोड़ के जाना, या पेशेंट पे कॉम्प्रोमाइज करना, बिल्कुल मर जाएं। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि आप मसीहा हैं, आपको अपना मसीहाई का किरदार से किनारा कशी कभी भी किसी वक्त भी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। देखिए फिर अवाम आपके साथ। डॉक्टर महबूब साहब, बहुत अच्छी बात की नकवी साहब ने। नकवी साहब ने बड़ी प्यारी बात की है डॉक्टर साहब, कि अवाम फिर आपके साथ खुद खड़ी होगी। अब ज़रा थोड़ा सवाल है, आपको शायद ये थोड़ा तीखा भी लगेगा, चुभता हुआ भी लगेगा। हाँ, मैं तो बार बार आपको मसीहा कहती हूँ कि डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक स्टाफ, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, जितनी हम तारीफ़ करें कम है। कोरोना डेज में तो यकीनन मतलब होता ना कि ज़बानी कलामी कहते हैं कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स, नहीं, मैं तो बड़ा सोच समझ कर आपको फ्रंट लाइन सोल्जर्स कहूँगी, सलाम पेश करूँगी। लेकिन डॉक्टर साहब, थोड़ा सा गिला डॉक्टर से भी है कि आप जब डॉक्टर बनते हैं, आपका सबसे पहला हलफ ये होता है कि आपके लिए पेशेंट की जान से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। फिर सैलरी और ये मुआवजे वाली चीज़ें बाद में आ जाती है ना। ठीक है, इश्यूज़ हैं, आप इतना पढ़ लिख के आगे आते हैं, आपकी भी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके वालिदैन की बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपका अच्छा एक हैंडसम सैलरी पैकेज, जो आपके मसाइल ना हो, आप अपने मसाइल के लिए खड़े होंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन पेशेंट को पीछे छोड़ के एमरजेंसी का बायकॉट करके, ये बात जरा समझा दें। इस पर फिर आवाम के भी दिल खराब होते हैं और आवाम भी आप लोगों से नाला और नाराज हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप खुद भी अग्री करेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने तो अपने इस पेंडेमिक सिचुएशन में काम करने से तो इनकार किया ही नहीं है। हमने जो शुरू में जो प्रोटेस्ट किए थे 8 जून से, हमने बिल्कुल ब्लैक डे बनाए थे, साइलेंट प्रोटेस्ट किए थे। अगर इस दौरान हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर हमारे हक़ के लिए अगर हम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से फैसले हमारे हक़ में मिलते हैं, फिर भी ये लोग हुक्मरान हमारे मसले हल नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? इस सिचुएशन में हमने काम भी किया है। हमने तो ना इमरजेंसी बंद की, ना कोविड में आइसोलेशन बंद किए। हमारे डॉक्टर वहाँ दिन रात ड्यूटियाँ करते रहे और पिटते भी रहे। और पिटने की क्या, हमने जब सिक्योरिटी मांगी तो हमें सिक्योरिटी के बजाय इन्होंने हमें क्या दिया? रुसवाई दी, कोई अप्रिशिएट नहीं किया। ये सिर्फ हमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहते हैं, क्योंकि हम ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, ना किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ में। एक वाईडी एक डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने मेरे अगला सवाल जो मैं पूछने जा रही थी, खुद ही अपनी गुफ्तगू में इसको मुझे जरा बताया कि डॉक्टर महबूब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आती कि डॉक्टर्स का बेसिक मसला क्या है। बल्कि अगर मैं आपको जिनसे गिले हैं, अगर उनका भी मैं मौक़िफ़ लेती, फैसल साहब आ जाते, उन्होंने भी कहना था कि इनका मसला तो ये है। मतलब लोगों को समझ आती है कि आपका मसला सिर्फ सैलरी और मुआवजा। आप जरा खुल के समझाइए कि आपके मसाइल हैं क्या? जी नकवी साहब, प्लीज पहले आप ऐड कीजिए, फिर डॉक्टर मैं भी इसमें कुछ ऐड कर दूं कि ये जवाब फिर मुकम्मल ही दे दें। हमारे मसले देखो आप डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये कहता हूं, एक मिनट डॉक्टर साहब, नकवी साहब आप ऐड कीजिए। ये भी बता दीजिए कि आपको 100 दिन के अंदर कितनी दफ़ा सिक्योरिटी इशू आता है और कितने दिनों को आपको बुजुर्ग
बच्चे बड़े सब दुआएं देते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं। देखिए इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको इन इट्स प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट भी तो देखें ना, प्रोपोर्शन में भी। बिल्कुल ऐसे। जी डॉक्टर साहब जी बोले अब आपकी। नहीं, इस बात को हम आपको एग्री करते हैं। देखिए हमने तो काम करने से तो मना किया ही नहीं है, हम अपने हुकूक मांग रहे हैं। क्योंकि देखो ये जो कुछ लोग जो दुआएं देते हैं, कुछ लोग जो लोग समझते भी नहीं है, कुछ लोग कुछ अर्सा पहले JPMC और कराची सिविल में जो लोगों ने मारधारी की, जो कोविड की जो डेथ बॉडीज़ वो ले गए, वो इल्ज़ाम उन्होंने डॉक्टर्स पे लगाया। हम क्या सिक्योरिटी भी नहीं मांग सकते अपने के लिए? हमें क्या गवर्नमेंट का फ़र्ज़ नहीं है हमें सिक्योर करें? आप अपने प्रोटोकॉल में आप रेंजर्स, आर्मी और पुलिस लेके चलते हैं, जो भारी तनख्वाहें उठाते हैं। अगर हम अपने हुकूक की बात करते हैं तो हम गुनाहगार फील करते हैं कि हम मसीहा बन जाते हैं। हमें लोग मसीहा बोलते हैं। मसीहाओं की आप जरा आप बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं, आपके मुतालिब बात क्या है, जरा खुलकर बताएं। बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। हमारे जो मसले हैं, जो हमारे जो डॉक्टर्स और जी हमने जैसे ये बोला है कि आप पूरे पाकिस्तान लेवल पे जितने भी हमारे जो पाकिस्तान में जो हमारे सूबे हैं, सिंध, पंजाब, KPK, कश्मीर, बलूचिस्तान, वहाँ आप सिक्योरिटी बिल असेंबली से पास कर लें। इसमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें कोई बड़ा मसला है? आप सब बैठ के इस डॉक्टर्स के हुकूक के लिए एक सिक्योरिटी बिल कर दें, ताकि वो इजीली बेचारे इस कौम की खिदमत करते हैं, इजीली हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर में काम करते रहें। और जो हमारे जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल जो काम कर रहे हैं, आप उनको रिस्क अलाउंस दें। खुद अपनी फैसिलिटीज़ के लिए आपने इतने बजट रखे हुए हैं, रेवेन्यू में रखे हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं, जुडिशरी को दे रहे हैं। क्या आप मसीहों को कुछ नहीं, मसीहों के लिए आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ आप हमें दुआएं देंगे? ठीक है जी, ये आपके दो मुतालेबात। इसके अलावा जी डॉक्टर महबूब। हेलो डॉक्टर महबूब शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है जी, ब्रेक के बाद आते हैं और ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं कि हमारा राब्ता करें। फैसल करीम साहब अब शायद अगर अपनी मसरूफियात से फ्री हो गए हो तो शायद मेरे ख्याल से मौक़िफ़ दे देंगे प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गियासुद्दीन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपको आपकी पार्टी ने शो कोस नोटिस दिया है, जबकि आपका ये कहना है कि किसी से मुलाकात करना कोई बड़ा जुर्म नहीं। बिल्कुल आप सही कहते हैं। अगर आपने इमरान खान साहब की तारीफ़ की, या बुज़दार साहब भी आप कहते हैं कि ईमानदार शख्स हैं, और आपको लगता है कि इमरान खान साहब पर जो तनकीद होती बिला वजह होती, इतनी तनकीद नहीं होनी चाहिए। मुझे ज़रा बताइए कि जो शो कोस नोटिस आपको मिला उसका जवाब आपने फिर क्या दिया? मैंने जी जवाब मोहतरमा उनको दिया था कि मैं जब से सियासत में आया हूँ, मैं 85 से सियासत में आया। वो गैर जमाती इलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद 1985 ठीक जिन्हें जो साहब थे हम साथ रहे। फिर उसके बाद नून लीग आ गई वजूद में, हम उनके साथ ही रहे। मैं शुरू से मुस्लिम लीग के साथ ही रहा और कभी भी पार्टी के खिलाफ कभी किसी वक्त भी वोट नहीं दिया, और ना मैंने कभी जाती मुफाद हासिल किए हैं। ये भी है, एक वक्त था कि प्लाट दे के जो है मुझे खरीदे गए, मुझे भी प्लाटों की पेशकश की गई, लेकिन मैंने कहा ना, मैं नहीं प्लाट लूंगा, मैं अपने अंदर का प्लाट तोड़ना नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात। अल्लाह के फजलों पर बहुत प्यारी बात जी। फिर तो गयास साहब, जब आप इतनी देर से उनके साथ हैं, आपकी वफादारियां उनके साथ हैं नून लीग, तो आपको इस तरह शोकोस नोटिस दे देना क्यों? मुझे नोटिस उन्होंने दिया कि मुलाकात क्यों की है, आप पूछ के करते हैं जी, जमात को नहीं पूछा। मैंने कहा जी कोई जरूरी है कि हमने जमात को पूछ के जाए? जमात के खिलाफ नहीं हम गए, हमें एक हंगामी तौर पर एक तकलीफ आई, उस तकलीफ का इजाला करने के लिए हम गए। हाँ जी हमसे पूछ लेते। मैंने कहा जी आप तो अपनी तकलीफें आप नहीं वो खत्म कर सकते, तो आपसे क्या हमने करवानी है? इसलिए मैं उनसे मिला हूँ, जाके बात की है। मिलने से नहीं होता पार्टी वालेशन। मैंने उनको जवाब दिया कि मैंने ना आज तक वोट दिया है पार्टी के खिलाफ, ना मैंने किसी दूसरी जमात को ज्वाइन किया है, लिहाजा ये शो काज नोटिस आपका बनता नहीं। ये मैंने उनको जवाब दे दिया मुख्तसर। उसके बाद उन्होंने कोई इसका मतलब हम कह सकते हैं नकवी साहब के जो नून लीग है
ठीक है, बात नहीं। नकवी साहब, हम ये सोच सकते हैं गयासुद्दीन साहब की बात से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नून लीग है वो जो ज़मीनी हकायक है, बल्कि गयासुद्दीन साहब से पहले मुझे जवाब लेने थे, फिर आपके तरफ आते हैं नकवी साहब। गयासुद्दीन साहब, हम कह सकते हैं कि आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी की क़यादत, आपकी पार्टी के बड़े, वो ज़मीनी हकायक से बिल्कुल आए, उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। उनकी पार्टी के इतने सीनियर वर्कर्स, आप 1985 से हैं, आपने वफादारियाँ दी अपनी उस पार्टी को, उनको पता ही नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, आपके मसाइल क्या हैं। ये तो उनका अपना मसला है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये कभी नहीं होना चाहिए। जो मुंतखब होके आते हैं ना जी, भले किसी जमात से भी आए, उनको इलाकाई जरूरत के मुताबिक हर हुकूमत को फंड जो है मुहैया करने चाहिए और लोगों की तकलीफ दूर करनी चाहिए। ये जो बना है ना, ये बना जमात से है, लिहाजा उस इलाके को महरूम ही कर दिया जाए, ये मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। सही, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम कौन सा नकवी साहब, मैं आपकी तरफ, ठीक है, शहबाज शरीफ से पैसा मांगते हैं, मुल्क का पैसा होता है, वो हर आने वाले कैंडिडेट। अच्छा, वैसे शहबाज शरीफ से अगर आप पैसे मांगेंगे अपने मसले के लिए, आपको दे देंगे वो? नहीं। अच्छा चलिए, ठीक है, ये लाइटर नोट पे मैंने पूछा था। नकवी साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। नकवी साहब, वो कह रहे हैं, बड़ी मासूमियत से कहा गयासुद्दीन साहब ने कि जी ये उनका अपना मसला है। जब मैंने इनसे ये पूछा कि वो जो पार्टी के लोग हैं आपके, वो आप लाइल में, उनको पता ही नहीं कि अंदर क्या, मैंने कहा उनका अपना मसला है। अब मैंने कहा मैं इनसे नहीं पूछती, मैं आपकी तरफ आती, बुजुर्ग शख्सियत है, उनसे मैं क्या ये सवाल पूछूं, ये उनका अपना मसला है नकवी साहब? यानी मुझे बताएं कि इतना अपना मसला है तो फिर मुल्क यहाँ तक कैसे पहुंच गया? उनके जो अपने मसले हैं, यानी एक सियासतदान का जो एटीट्यूड है, जो रवैया होता है, क्या वो उसका जाती मसला होता है, उसकी वजह से कोई और सफर नहीं करता? यानी गयासुद्दीन साहब ने सफर नहीं किया होगा, जैसे लोगों ने सफर नहीं किया होगा, आज इनकी बातें तो सच्ची निकल रही हैं, क्या ये उसका नतीजा नहीं हो सकता? मुल्क ने सफर नहीं किया, अवाम ने सफर नहीं किया, वोटर ने सफर नहीं किया, अपना मसला कैसे हो गया एक सियासतदान का रवैया? मैं समझता हूँ मसले जो हैं वो सिर्फ कौमी होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के होते हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन की आपने जिम्मेदारी ली होती है। आपका ज़ाती मसला तो कोई हो ही नहीं सकता। ज़ाती मसला क्या है कि जी मुझे ये चाहिए या मुझे अपनी फीस के, उन्होंने कहा उनको प्लॉट दिए गए, लेकिन उनको एक मसला और उठा लेना चाहिए था फौरी तौर पे, ये आप प्लॉट दे क्यों रहे हैं? ये सवाल भी उठा लेते तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स जो कही जाती है वो बरतानिया की पार्लियामेंट कही जाती है। ये अहम सवाल है बिल्कुल साहब। या अमेरिका में जी, इन दोनों पार्लियामेंट्स में, चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कांग्रेस देख लें या सेनेट देखें या हाउस ऑफ लॉर्ड्स देख लें या हाउस ऑफ कॉमन्स देख लें, वहाँ लोगों को अपने ज़मीर के ऊपर बात करनी पड़ती है। इलेक्ट वो ज़रूर एक पार्टी प्लेटफॉर्म से होते हैं, उसके बाद उन पर कोई कदगन नहीं है कि वो इधर की बात नहीं करते। उनसे कहा जाता है हक की बात करो, जो तुम्हारा ज़मीर कहता है उसकी बात करो। उस ज़मीर के वोट के ऊपर उनके लोग जो हैं आइंदा जज करते हैं कि इस शख्स को दोबारा इलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनका वोटिंग रिकॉर्ड रखा जाता है, अक्रॉस पार्टी लाइंस वोट होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जी वो एक हुक्मनामा आ गया किसी का कि जी इस पे ये पोजीशन लेनी है। नहीं, मेरे ख्याल से हम सब बाज़मीर लोग हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ज़िम्मेदार हैं। इसीलिए पाकिस्तान के आइन में सिर्फ एक मसले के ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग को रोका गया इस वक्त, वो है फाइनेंशियल बिल की वोटिंग के ऊपर या इलेक्शन ऑफ द पार्टी हेड एक दफ़ा। उन दो चीज़ों के अलावा किसी चीज़ पे नहीं रोका गया है। लेकिन अफसोस की बात यह कि आज हमारे सियासतदान जो हैं वो ज़मीर की बात नहीं करते। देखिए, आज अगर आपने देखा हो, मुझसे ये सवाल पूछा गया कि आप के इलेक्ट्रिक के जबकि आपकी हुकूमत है, आप क्यों एहतजाज में बैठे हुए? मैं कहा मैं इसलिए एहतजाज में बैठा हूँ कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सफ़र कर रहा है, चाहे वो उसकी वजह वफाक हो या सिंध हो या कोई और हो। मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है। और मैंने तो यही सुना है कि जब तक रोता नहीं है तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। तो मैं तो रो रहा हूँ कि मेरा शहर सफ़र कर रहा है, मेरे लोग सफ़र कर रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। 15 साल हो गए, एक कंपनी को आपने दिया है, मोनोपोली दी है, तो इसके ऊपर निगरानी कौन करेगा कि ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे? तो मैं समझता हूँ कि ये जातियात कहीं नहीं आनी चाहिए। जरा मुझे बता देना कि किसी सियासतदान की जाती मसला मुझे बताइए, के इलेक्ट्रिक है, इसके खिलाफ विफाक कार्रवाई कब करेगा? और कार्रवाई वो जिसको वाकई हम कहें कि लग पता गया कार्रवाई हुई है। और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो अपोजिशन एपीसी बुलाने पर गौर कर रही है, क्या कोई खतरा महसूस हो रहा है हुकूमत को इस बात से?
अच्छा जी, पहले के इलेक्ट्रिक का जवाब दे देता हूँ, फिर उसके बाद देखिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बिजली की फराहमी का ताल्लुक है, जो कंपनी 15 साल पहले प्राइवेटाइज हुई, प्रॉफिट कमाई रही है, उसको कराची के अंदर ज़ीरो लोड शेडिंग पे ले आना चाहिए था इस वक्त तक। इसका जवाब दे नेपरा है वफाक की जानिब से कि उसने इनको कैसी छूट दी। वो अफसरान जिन्होंने इनको छूट दी वो जवाबदेह हैं, इससे कि ये रेगुलेटर का काम था। और वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब जवाबदेह हैं कि नेपरा ने ये क्यों नहीं किया। और ये सब मुझे इसमें कोई आड़ नहीं है कहने में, इससे कि उन्हें कराची के हर शहरी को जवाब दें हैं। कराची ने इस हुकूमत को वोट दिया है, इस वज़ीर आज़म को वोट दिया है। इमरान खान साहब कराची से इलेक्ट हुए हैं। उमर अयूब साहब का जिक्र किया नकवी साहब, तो जरा मैं ये भी जानना चाहूंगी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, उमर अयूब साहब ने जो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया था, खिताब किया था, आप क्या मुतमईन हैं बतौर सियासतदान या बतौर पाकिस्तानी, या क्या आपको उनकी तमाम बातें बेहतर लगी? और 2 साल वाली बात उन्होंने की कि 2 साल फिर मजीद बर्दाश्त करें, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप बड़ी सच्ची बात करते हैं, चाहे आपकी पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना, इसलिए मैं आपको बड़ा पसंद करती हूँ। मैं ऑन एयर ये बात बोल रही हूँ। थैंक यू। मैं ये देखिए, उमर अयूब साहब ने जो 2-3 बातें कहीं वो तारीख़ी तौर पे दुरुस्त हैं कि माजी की हुकूमतों ने कि इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई गई, वो वादे जो उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए, उसके ऊपर उनकी कोई सरजनिश नहीं की। लेकिन अब हमें भी 2 साल हो गए। हमने अगर कोई, जैसे मुझे आज पता है कि कराची में अनलेस अनटिल कोई एक्सट्रीम मेजर्स लिए जाएं, आइंदा 2 साल तक लोड शेडिंग कहीं नहीं जारी, कम हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। कुछ इंसानी मसाइल के हल ढूंढता है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, उसकी कीमत भी चुकानी होती है। समझदारी से फैसले करें, देखें कि मसला हल नहीं हो सकता तो अवाम के सामने हकीकत से आगाह किया कि 2 साल तक मसला हल नहीं हो सकता है। ठीक है, चले नवाब अली वसान साहब ने हमें ज्वाइन किया अभी पीपल्स पार्टी से। वसान साहब से जरा नहीं, या तो वो ये कहें कि 2 साल में मसला मैं हल कर दूंगा वरना मैं रिजाइन कर दूंगा, तब मैं यकीन करूंगा कि उन्होंने सोच विचार कर लिया और उन्होंने एक तरीके कार ढूंढ लिया है। बहुत अच्छी ये कहने दें कि ट्रक की लाल बत्ती हमें कोई भी लगाए, हम नहीं लगने को तैयार। ठीक, बहुत प्यारी बात। अच्छा जी, नवाब अली वसान साहब मेरे साथ मौजूद है। वसान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी के जरा मौक़िफ़ जान लें नकवी साहब, वक्त की भी कमी है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो फिर आपने सही ऑप्शन दी कि फिर रिजाइन कर दे, जो काम नहीं कर पा रहा, अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहा। अच्छा, मैं वसान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से ज़रा आप आगाह करेंगे। एक तो डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, उनको सिंध गवर्नमेंट से बहुत शिकायत हैं, और कुछ दिन पहले तैमूर तालपुर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि जी हेल्थ में वो नंबर 1 पोजीशन देने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छे मार्क्स देने के लिए तैयार हैं सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स में। तो सर डॉक्टर्स हर वक्त एहतजाज क्यों करते रहते हैं? डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा शिकायत क्यों है? फिर के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं आपसे बात करूँगी, अपने डॉक्टर्स के हवाले से ज़रा बता दें। देखिए, पाकिस्तान तो उस पे डॉक्टर पे यकीन रखती है, इसलिए कि इन्होंने कोरोना जैसा वायरस दुनिया भर में, अमेरिका जैसा मुल्क भी हाथ ऊपर कर दिए। तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी लेडी हेल्थ वर्कर का जो था उनको रेगुलर किया, जो हजारों के तादाद में थी, और उनको तनख्वाहें भी बढ़ाई। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टरों की भी हम तनख्वाह बढ़ाएं, और इंशाल्लाह ये ऐसे दोस्त हैं हमारे, जज्बाती हैं, कहते हैं कि आज हो जाए। शायद ये इसका भी प्रोसीजर होता है, तरीक़ेकार होता है। हम खुद ही चाहते हैं, और हम जो डॉक्टर बेचारे इतने बड़े जंग के साथ लड़ने के लिए हमने पैकेज भी पाकिस्तान पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है, और सिंध गवर्नमेंट हाई अलर्ट है और इसको देख रही है, चेक कर रही है। जिसकी कुर्बानियां हैं कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। तो इस वजह से हमारे दोस्त भी बहुत सारे जो डॉक्टर थे, एक तो मेरा कुलीग था, दोस्त था, वो भी बेचारा इसमें कोरोना की वजह से बहुत हो गया। उसकी सक्खर में वो जो क्वारंटीन बनी हुई थी, उधर उनकी ड्यूटी लगी थी, बेचारे को उधर से कोरोना लगा। वो 50 साल की उम्र का था, उसकी फैमिली, जाहिर है ऐसा इशू तो है, पर सिंध गवर्नमेंट इनको अच्छी तरह देख रही है। इंशाल्लाह इनका हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए, और ये बातें तकरीबन हमारी गवर्नमेंट ने तय कर दी हैं, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में इनका ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वसान साहब और नकवी साहब, डॉक्टर साहब में सब मौजूद।
वेलकम बैक नाजरीन। वसान साहब मेरे साथ मौजूद है। वसान साहब मैं आपकी तरफ ही पहले आना चाहूँगी क्योंकि ये सेगमेंट 6 से 7 मिनट के वक्त की कमी होती है। मुझे ज़रा के इलेक्ट्रिक के हवाले से बता दीजिएगा। कराची के अवाम परेशान है, लोड शेडिंग और बिजली के जो मामलात हैं, मुझे बताएं कि इसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे, आप किसको जिम्मेदार करार देंगे, क्योंकि इतने सालों से आपकी वहाँ पे हुकूमत है, ये मसला क्यों हल नहीं हो रहा? खान की हुकूमत ने जो वादे किए थे वो सबके सामने है। लॉलीपॉप ऐसा दिखाया, आज तक इन्होंने कुछ नहीं काम किया, न इस मुल्क के लिए न इस कौम के लिए। एज सच जो बिजली थी वो भी खत्म कर दी इन्होंने, गैस खत्म कर दी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को सोचना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनका वक्त आ गया है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। 2 साल हो गए हैं, अगर 2 साल के बाद भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत है। ये फिर भी ये कहेंगे। वसान साहब वैसे आप लोगों की कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। आप लोग 2 साल का ताना उनको ऐसे देते हैं, फिर आपके तो 12 साल हैं। 2 साल और 12 साल यानी दर्जन साल आपने क्या किया? देखें आपने जो इसको लाए हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं, 2 साल गुजर गए हैं, तो देखें किसी ने नहीं किया तो ये करे ना। ये किसी के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहा है? तो किसी और ने नहीं किया तो हमें नहीं करना चाहिए, ये कौन सा तरीका है? ये तो नहीं होना चाहिए। मेरे 12 साल बाद ये भी नहीं करेगा तो उनसे भी ऐसे सवाल पूछा जाएगा भाई। नहीं देखें, हम तो सबसे सवाल समझदार हैं, लोग सब कुछ समझ रहे हैं। लोगों से चीनी गई, आटा सर मेरा सीधा सा सवाल है, देखें मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सर। ना आप मेरे चाचा के बेटे हैं, ना इमरान खान साहब मेरी फूफी के पुत्र है। मैं सिंपल बात करूंगी, अवाम के मैं दिल का हाल बयान करूंगी। सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं ना उनकी बात करूंगी ना आपकी बात करूंगी। आप कह रहे हैं कि अवाम समझ रहे, 2 साल बाद समझ गई है। आप लोगों को 12 साल बाद अवाम नहीं समझ पाई, आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे? बस ये कह रही हूँ, जस्टिफाई कर दें अल्फाज के साथ, मैं मुतमईन होंगी, मैं आपको शुक्रिया अदा कर दूंगी। नहीं देखें, इसका इन्होंने कहा कि मैं 90 दिन में सब कुछ ठीक करूंगा। 90 दिन के बाद आपको पता है कि 3 माह 6 माह के बाद कर दूंगा, वो भी नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया, अभी 2 साल गुजरने को है, ये 3 साल 4 साल भी गुजर जाएंगे। ठीक है, गलत कहा उन्होंने, नहीं कहना चाहिए था उनको। उनको बातें भी सुनने को मिली कि 90 दिन में नहीं कुछ हो सका सही। फिर आप अपने 12 साल का हिसाब दे दें सर। नहीं देखिए, 12 साल में हमने तो सर 12 साल के बड़े 12 कारनामे बता दें। चल काम करें, मैं आसानी कर देती हूँ आपके लिए, सवाल आपको आसान लगेगा। 12 साल के बड़े 12 कारनामे बता दें आप आज इस प्रोग्राम में। नहीं देखें, मुझे ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट की पूछ रही है या वफाक की पूछ रही है? जो हमारी गवर्नमेंट, मैं जाहिर बात है आपसे पूछूंगी ना। सिंध गवर्नमेंट की बात तो विफाक में भी रहे थे, विफाक में क्या कर दिया? क्या तीर आपने चला दिए? स्टील मिल आपको जब मिली थी जनरल मुशर्रफ के दौर में मुनाफे में जा रही थी, और जब विफाक जी नहीं, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि आपकी हुकूमत तो विफाक में भी रही ना। वो 5 साल आपके चले, वो बता दे। दूध शहद की जो लहरें बही थी वो बता दे। सिंध गवर्नमेंट का चले बता दे आप सिंध का। वसान साहब मेरा सवाल बेसिकली सिंध से रिलेटेड था। 12 साल से सिंध में, सिंध का बताएं, सिंध का। नहीं देखिए, सिंध में तो हमने ये नूरियाबाद में पावर प्लांट लगाया, वो ऐसा कि नहीं हमने नहीं लगाया, हमने तो लगाया है। ये तो वफाक का काम है, वफाक पैसा देगा तो काम करेगा, वफाक नहीं देगा तो कैसे है? 18 अमेंडमेंट में जो पैसे आने थे वो भी नहीं आ रहे हैं, डेवलपमेंट स्कीमें नहीं आ रही हैं। तो आप क्या करना, मतलब हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में। अच्छा नकवी साहब, मुझे वसान साहब की जरा कुछ बातें समझ है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हर चीज जो सवाल पूछा जाता है तो वो आगे से जवाब आ जाता है कि विफाक बजट में नाइंसाफी करता है, ये है वो है। ये फिर 18वीं तरमीम क्या है जो सूबों को इख्तियार दिए गए हैं? जो वो इख्तियार है वो भी अगर विफाक नहीं पूरे करने तो मुझे बताएं 18वीं तरमीम क्या है? जी पहली चीज़ तो वसान साहब की नॉलेज के लिए बता देता हूँ। 2010 में 263 बिलियन रुपए मिलते थे और अब जिनको जो मिलते हैं वो 1.2 ट्रिलियन रुपीस मिलते हैं। 5 गुना बढ़ चुका है बजट, लेकिन इनका पेट नहीं भरता। ठीक है, ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सकते। हर चीज़ पे कहते हैं वफाक पैसे नहीं दे रहा। अरे भाई, ये तो आपके ख़जाने की खुद रिपोर्ट बता रही है कि 4 गुना आपको रकूम ज़्यादा मिलने लगी, 4 से 5 गुना। ऐसा नहीं होता। अब आपने 18वीं तरमीम देखिए, मैं वसान साहब आपकी बात बड़े मुकम्मल करने दीजिए। अच्छा चलिए वसान साहब आप बताइए। नहीं देखिए, ये अगर हम काम नहीं करते कैसे होता है? तो देखिए, अगर हम काम नहीं करते तो सिंध के लोग हम 3-4 बार कंटिन्यू हमें जिताते आ रहे हैं। क्यों जिताते हैं? जाहिर काम करते हैं तो इसके मतलब आपने पाकिस्तान में काम नहीं किया तो पाकिस्तान के लोगों ने आपको कर दिया। मान लीजिए कि जरदारी साहब को पूरे पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है,
नहीं, आप मान लीजिए ना, इसी फॉर्मूले के ऊपर मैंने आप बात मानी। मान लीजिए कि 3/4 पाकिस्तान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, मान लीजिए, आपकी का लॉजिक मान रहा हूँ, आपकी लॉजिक मान रहा हूँ, मानिए कि पूरे पाकिस्तान ने जरदारी को चोर डिक्लेयर करके रिजेक्ट किया। रग्बी साहब जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, डॉक्टर साहब की तरफ जाने, डॉक्टर महबूब मेरे साथ हैं। वसान साहब जरा प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा। वसान साहब वक्त की कमी है, डॉक्टर नवाब हमारे प्रोग्राम में आए हैं और वो अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए आप लोगों तक। डॉक्टर नवाब, डॉक्टर महबूब, वसान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। वसान साहब ने कहा था ब्रेक से पहले कि आप लोग थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाते हैं, सिंध हुकूमत पे आप लोग एतमाद करें, सिंध हुकूमत आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। आप इस बात से अग्री करते हैं कि एक ये कि आप लोग जल्दबाज हैं डॉक्टर्स, दूसरा सिंध हुकूमत आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती है और करेगी आगे? वसान साहब, नो डाउट मैं वसान साहब से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हम जो स्टेप उठाते हैं, ये हमारे आखिरी स्टेप होते हैं। पहले हम इनके पीछे फाइलें लेके घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, इनको मिन्नतें करते रहते हैं कि अगर आप हमें मसला समझते हैं तो हमारे मसले बैठ के हल करें। जब ये बैठ के हमें झूठे आसरे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहते हैं, वर्बल स्टेटमेंट देते रहते हैं, और देखा जाए कुछ अर्सा पहले, जो 3 हफ्ता पहले जो हमारी जो सईद गनी साहब और नासिर से बैठ के बात हुई थी हमारी, कि इन्होंने कहा था कि जो भी आपकी जो कोविड रिलेटेड डिमांड से आपकी फौरी विदिन 48 आवर से 1 हफ्ते के आपको नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। आज 3 हफ्ते हो गए हैं, हम फिर भी खामोश होकर सब्र से बैठे हुए हैं कि खुदा रहा हो सके हमारे मसले सिंध गवर्नमेंट हल कर ले, पर ये नहीं चाहते कि मसले हमारे सुकून से हल हों। हम ये चाहते ही नहीं है कि हम मसीहाओं को कि सुकून मिले, कोई अप्रिशिएट करे, ये सिर्फ बैठ के बातें करेंगे। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब से हमारी जूम पे मीटिंग हुई थी, जिसमें ऑल पाकिस्तान जो हमारे यंग डॉक्टर एसोसिएशन शामिल थे, उन्हें हमें अप्रिशिएट भी किया और हमें रिस्क अलाउंस और सिक्योरिटी और साथ में डॉक्टरों को शुदा पैकेज की बात की। यहाँ जो डॉक्टर हमारे शहीद हो रहे हैं, जो नर्सेज शहीद हो रही हैं, पैरामेडिकल शहीद हो रहे हैं, आपने उन लोगों के लिए क्या किया है? आपने अपने फोर्सेस के लिए रखा हुआ है, पुलिस के लिए रखा हुआ है, जुडिशरी के लिए रखा हुआ है, हमारे लिए क्या है? सलाम है। आप हमें सिर्फ सलाम देंगे, सलूट पेश करेंगे, ये तो नाइंसाफी है ना। अगर आप एक जगह बोलते हैं कि आप लोगों के बैठ के मसले हल करेंगे, डॉक्टर महबूब इन सवालों का जवाब दे लो क्लोजिंग से पहले। जी वसान साहब, है कोई जवाब आपके पास? बाहर रोडों पे निकलना ही नहीं चाहते, ये बैठ के मसले हल भी नहीं करते, ये जो झूठे आसरे देते हैं, ये जो लोग इनके ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं, आपके पास कुछ जवाब है डॉक्टर महबूब नूरानी की बात? पैसों में बात करेंगे तो उनके कान बड़े हो जाते हैं। अगर कोई ट्रांसफर करना होगा तो ये मिनट में उठ के मसले हल करेंगे। मसलों से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना इसके हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई दिलचस्पी है। पेरीफेरी में देखा जाए, पेरीफेरीज में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो बर्बाद हैं, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, डॉक्टर्स को पीपीज नहीं है, पेशेंट्स के लिए। चलिए डॉक्टर साहब, अब जरा वक्त की कमी है, वरना जवाब नहीं ले सकेंगे आप वसान साहब का। मैं चाहती हूँ कि आपको जवाब वो दे इस प्रोग्राम में। जी वसान साहब, आपके पास इन तमाम सवालों का जवाब है? नहीं, हाँ है, जवाब है डॉक्टर साहब। हम इमरान खान की गवर्नमेंट की तरह झूठे वादे नहीं करते, हम जो करते हैं करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने माजी में भी किया है ऐसा। आप जो कह रहे हो कि अगर वो साहब आपने करके दिखाया तो डॉक्टर साहब इतने गिले कर रहे होते, फिर राशन नहीं, भाषण नहीं, राशन दे दो भाई, जाएगा भाषण दिए, राशन नहीं। जो लोग बैठे हैं, इमरान खान ने एहसास का वादा किया तो ऐलान करता है 10 लाख लोगों को दे दिया, फाइनेंस मना कर देता है। इसको हम क्या समझें? ये क्या आप हमसे डिप्लोमेसी खेल रहे हैं मसीहाओं से? हम दोबारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चीज़ को संजीदा लें और सीनियर वज़रा जो नासिर हुसैन शाह है वो आप फिनांस डिपार्टमेंट और हेल्थ ऑफिशियल से बैठ के बात करें कि जो हमारे जो मसले हैं वो बैठ के हल करें। हम खुद बैठ के मसला हल करना चाहते हैं, हमारा कोई शौक नहीं जो हम हड़ताल करें बाहर रोडों में। कल वो 1-2 दिन में आपके साथ बैठ के मसला हल हो जाएगा। मुझे पता है कि वो सारी बातें चल रही हैं और मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप बैठ के मसला हल हो, हम तो चाहते हैं कि मसला हल हो। चलिए आई विश के मसला उनका हल हो, जैसे भी ज़बानी कलामी बातें ना हो। नहीं, हल हो जाएगा। ठीक है जी, वक्त की कमी है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।